नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं। अब इंतज़ार है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका इंतज़ार है कि भैया एग्ज़ाम डेट है कब आने वाली है। तो उसी की तैयारी करने के लिए हम आपके लिए जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके इसमें पूछे जाएंगे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के बारे में बात कर लें, आरआरबी जेई के बारे में बात कर लें, एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियम या फिर आपका ग्रुप डी, तो इन सब में आपकी ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। और ये सीरीज हमारी राजधानी सीरीज चलने वाली है। इसमें हमारा आज का मॉडल पेपर 1 होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो आपको रोजाना एक मॉडल पेपर दिया करेंगे और बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो दिल्ली में जब अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन चल रहा था वो आपका 1296 से 1316 चल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है, अगर बात की जाए इसमें दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था, तो 5 वंशों ने शासन किया था। और 5 वंश कौन कौन से थे? एक गुलाम वंश हो जाएगा, एक खिलजी वंश हो जाएगा, आपका तुगलक वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा और लोधी वंश हो जाएगा। ठीक है, तो गुलाम वंश की तरफ चलेंगे तो 1206 से लेकर और आपका 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया था। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। जिसके फाउंडर कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी। जब तुलुब राजवंश की स्थापना के बारे में बात आ जाती है तो इसका आंसर क्या जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर नरसिंह। कौन हो जाएंगे? वीर नरसिंह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो, बात की जाए, अगर बात की जाए इसमें, जैसे आपका एक वंश होता है संगम वंश। कौन सा है आपका? एक आपका संगम वंश होता है भाई, कि संगम वंश है भैया। संगम वंश आपके फाउंडर कौन है? तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों संगम वंश के फाउंडर हो जाएंगे। और सालू वंश की तरफ चलेंगे कि सालू वंश है हमारा, कि सालू वंश के संस्थापक कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके सालव नरसिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भैया वीर सिंह किसके पुत्र थे? नरसा नायक के पुत्र थे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाओं कुश्ती में भाग लेती हैं? भैया कौन सा है वो महिलाएं कुश्ती में भाग लेती हैं? तो वो लेती है हमारी विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य की जो महिला थी ना, वो आपकी कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी। चलेगा, जल्दी से बताइएगा कि लंगर की परंपरा है वो आपकी किसने प्रारंभ की थी। देखो, अगर लंगर के बारे में बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक जी ने की थी। किसने? गुरु नानक जी ने। और बहुत तो भाई बहन हमारे बोलते हैं कि सर गुरु नानक जी ने नहीं की थी, वो किसी और व्यक्ति ने की थी। अरे भैया, वो गुरु नानक जी ने की थी। और ध्यान में रखना, गुरु नानक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। अगर पूछा जाए रामदास, रामदास आपके चौथे नंबर के हैं। कौन से? चौथे नंबर के कौन हो जाएंगे भैया? गुरु हो जाएंगे। गुरु अंगद के बारे में बात करेंगे तो ये आपके दूसरे नंबर के हो जाएंगे गुरु। और गुरु गोविंद को नोट कर लेना कि भैया जो आपके गुरु गोविंद हैं, गुरु गोविंद को ध्यान में रखना है कि गुरु गोविंद कौन थे? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? बीजक पुस्तक के बारे में बात आ रही है तो बीजक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास हो जाएंगे। कौन है भैया? कबीरदास हो जाएंगे बीजक पुस्तक के लेखक। और सूरदास के बारे में नोट कर लेना कि सूरदास की पुस्तक कौन कौन सी है? एक सूर सागर हो जाएगी आपकी, एक सूर सारावली हो जाएगी और साहित्य लहरी। ये तीनों की तीनों पुस्तकें किसकी हो जाएंगी? तो भैया सूरदास की हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे के सीधे छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अब ये इसमें से कौन सा था? तो अगर बात की जाए भाई इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा नहीं दिख रहा है तो ऊपर कर देते हैं,
थोड़ा छोटा कर दें आपको दिखे, हाँ अब ठीक है। तो वो हो जाएंगे कौन भैया, हुमायूं हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं ने भाई युद्ध लड़े थे। देखो युद्ध कौन कौन से लड़े थे, तो भाई देखो 1539 का युद्ध लड़ा और 1540 का युद्ध लड़ा, ठीक है। और 1531 का युद्ध भी लड़ा था। कौन सा था 1531 का, देवरा का युद्ध था। और 1539 का आपका चौसा का था। और 1540 का आपका बेलग्राम और कन्नौज। तो इन दोनों युद्धों को हार गया हुमायूं, किससे, शेरशाह सूरी से हारा था 1539 और 40 का। तो ये हारने के बाद में कहाँ पर पहुंच गया, सिंध पाकिस्तान पहुंच गया। और सिंध पाकिस्तान में जाकर इन्होंने शादी की 1541 में, ठीक है, किससे, बानो बेगम से। और बानो बेगम के एक पुत्र पैदा होता है 1542 में, जिसका नाम था भाई अकबर। क्या नाम था, अकबर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मुगल शासक के दौरान एक कोतवाली की सही भूमिका क्या थी। अगर मुगल शासक के दौरान के बारे में बात हो रही है तो कोतवाली की मुख्य भूमिका क्या थी, तो वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, कानून और आपकी व्यवस्था बनाए रखना। तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर बात की जाए राजकोष बनाए रखना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाई हम दीवान, क्या, इसको दीवान कहा जाता था, ठीक है। अच्छा इसमें आपका युद्ध के बारे में बात करें कि युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, उसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था सेनापति। क्या कहा जाता था इसको सेनापति कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा। देखो इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे दीवाने खालसा किसे कहा जाता है, तो खालसा भूमि का जो आपका निरीक्षण करते हैं उनको। दीवाने तन के बारे में, नगद वेतन में संबंधित उसको कहा जाता है। दीवाने जागीर भूमि का निरीक्षण करने वाला। दीवाने वयूतत राजकीय कारखानों का निरीक्षण करने वाला। और शाहिद तौजिन, तो इसको जो आपके सैनिक लेख का प्रभारी इसको कहा जाता है। क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, जब आपके समझ में आएगा। आप क्वेश्चन आपको ध्यान से ही नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और इसकी प्रथम लोकसभा कब स्थापित की गई थी। देखो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात आ रही है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया, 13 मई 1952 में। आपको पता है कि भाई इसकी स्थापना 13 मई 1952 में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी। अगर मैं पूछूं लोकसभा का नामकरण कब किया गया था, लोकसभा का नामकरण के बारे में बता दो भैया मैं, कि लोकसभा का नामकरण है ये हमारा कब किया गया था, ये किया गया था आपका 23 अगस्त को। कब, 23 अगस्त 1954 में लोकसभा का नामकरण किया गया था। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखो लोकसभा से क्या आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं, ये कौन से आर्टिकल में आता है, 81 में आता है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो अभी प्रेजेंट में बने आपके दोबारा से, ओम बिरला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ओम बिरला जी हो जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट और निकलता है, इसको क्या कहा जाता है भैया, निम्न सदन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोला जाता है। एक पॉइंट और निकलता है कि इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होने चाहिए। जितने भी फैक्ट आपके थे ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लोकसभा किसका अंग होता है, तो संसद का अंग होता है लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। तो ये वो हो जाएगी आपकी 1 घंटा। कितनी, 1 घंटा। अब देखो नोट कर लेना, प्रश्नकाल किसे कहा जाता है। क्या आपसे पूछा जाएगा भाई प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल किसे कहते हैं, तो प्रश्नकाल कहते हैं हम 11 AM से लेकर आपका और 12 PM तक हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहा जाता है। इसी में आपका अगर शून्यकाल के बारे में बात की जाए, किसके काल में, तो भैया शून्यकाल है। शून्यकाल को कहते हैं, जैसे बात की जाए 12 PM से लेकर, क्या 12 PM से लेकर और 1 PM तक, मतलब 1 घंटे का आपका ये समय होता है। तो नोट कर लेना, अगर प्रश्नकाल पूछा जाए तो 11 AM से 12 PM और शून्यकाल पूछा जाए तो 12 PM से 1 PM होता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन पीस
के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपके एशिया को। किसको? एशिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू, कंगारुओं की भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो एशिया महाद्वीप आपका सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो भाई, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको रोजाना एक मॉडल पेपर दिया जाया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो होता है आपका संघनन के द्वारा। किसके द्वारा? संघनन के द्वारा। और वाष्पीकरण क्या होता है? जब आप भाप बनाते हो, भाप आपके हवा में जाकर वो आपकी भाप द्वारा उड़ती है ना, वो होता है आपका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, गलनांक को आपको पता है, जैसे आपकी बर्फ गलती है तो वो आपका गलनांक होता है कितने? 0 डिग्री के। जैसे बातें हेमांक के बारे में बात करें तो 0 डिग्री हेमांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका कौन से महासागर में है? ये आपका हिंद महासागर में है। और ध्यान में रखना ये कितना गहरा है? तो गहरा हो जाएगा आपका 7400 मीटर गहरा है। कितना? 7400 मीटर ये आपका गहरा है। और यहीं पर बात करेंगे कि विश्व का गहरा स्थल कौन सा है? तो विश्व का गहरा स्थल हो जाएगा आपका मेरियाना हो जाएगा। कौन सा है भैया? मेरियाना हो जाएगा। मेरियाना खाई हो जाएगी। और इसकी भैया गहराई के बारे में बात करें कि भाई इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई पड़ती है आपकी 11,033। कितनी? 11,033 मीटर इसकी गहराई है। और ये कहाँ पर पड़ता है मेरियाना? मेरियाना पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में। किस में है? प्रशांत महासागर में आपका मेरियाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान के बारे में बात करेंगे तो सहारा हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। थार हमारा कहाँ पर पड़ता है? तो थार हमारा उत्तर प्रदेश में, जैसे भारत के उत्तर प्रदेश में। और इधर देश के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में आपका थार आपका जुड़ा हुआ है। गोबी के बारे में बात कर लें, गोबी कहाँ पर है? तो गोबी हो जाएगा आपका मंगोलिया में। कहाँ पर है भाई? ये आपका मंगोलिया में आपका गोबी रेगिस्तान। ठीक है, चलो मोजाबे के बारे में बात करें। मोजाबे कहाँ पर है? तो मोजाबे आपका यूएसए में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अमेरिका में कौन सी जगह पर है? तो अमेरिका में द कैलिफोर्निया में है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका कि कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बी और डी, मतलब बी में क्या है? उज्बेकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान, इन दोनों जगह पर आपका ये स्थित है। इसलिए हमारा ई ऑप्शन जाएगा। बी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे तो एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, अब इसमें आपके कुछ पर्वत श्रृंखला दे रखी हैं, इनको नोट कर लेना। देखो, एंडीज ये कहाँ पर पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो भैया 7,000 कितनी हो जाएगी? 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7,000 किलोमीटर। अगला है आपका जैसे रॉकी उत्तरी अमेरिका में है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 4,800 किलोमीटर है। हिमालय के बारे में बात करें एशिया, जो कि आपका 2,400 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई है इसकी। महान डिवाइडिंग श्रृंखला, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, 3700 किलोमीटर इसकी। ट्रांस अंटार्कटिका अटलांटिका, इसमें आपके बारे में बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है भैया? अंटार्कटिका में है। ये आपका 3500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इनको आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला झरना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एंजिल हो जाएगा। कौन सा? एंजिल। अगर इसके बारे में बात करेंगे भैया, ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 970। कितनी? 970 मीटर है। और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो वेनेजुएला में स्थित है। बात करेंगे भैया तुगेला के बारे में बात करें तो 948 मीटर ऊंचाई है इसकी। 948
48 मीटर। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और बात करेंगे जैसे मोटराजी के बारे में। मोटराजी की ऊंचाई कितनी है? 762 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये पड़ता कहाँ पर है? तो जी आपका जिम्बाब्वे में पड़ता है। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में पड़ता है। ठीक है, चलो एक रह गया आपका मोगे। कौन सा? मोगे फोरान। तो मोगे फोरान आपका 273 मीटर ऊंचाई रखता है, 273 मीटर। और ये पड़ता है आपका नॉर्वे में पड़ता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो, आंधी उत्तर प्रदेश और काल वैशाली पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम बंगाल, आम्र वर्षा उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। आम्र वर्षा उड़ीसा में ना होकर ये होती है आपकी केरल में। कहाँ पर? ये आपकी केरल में है। ठीक है, तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपके बात करेंगे केरल के किधर है? तो दक्षिण भारत में। ठीक है, पूर्वी भारत में आपकी कौन सी चलती है? तो मानचेस्टर। ठीक है, नॉर्वेस्टर। कर्नाटक चेराब्लास्ट का कॉफी वर्षा कहते हैं। और उत्तर पश्चिम के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी लू चलती है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सर्वे मैप 45/डी/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो ये राज्य हो जाएंगे आपका गुजरात और राजस्थान है। गुजरात और राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर कर पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपकी पूरी तरीके से हम आपका प्यार दुलार देते रहते हैं और उसका आंसर भी देते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यकाल कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्य कार्यकाल है ये आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो संस्था हो जाएगी आपकी कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये संगठन के बारे में नोट कर लेना कि अगर आपसे पूछा जाए किसके बारे में, CSO की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1951 में। अगर इसके बारे में बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? इसका मुख्यालय पड़ता है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है। नीति आयोग को नोट कर लेना। 1 जनवरी 2015 क्या? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से नीति आयोग बनाया गया था। RBI की स्थापना के बारे में बात करें तो भैया 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर RBI के तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ठीक है, चलो और बात की जाए इसी में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो PM हो जाएंगे। अगर बात की जाए उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है नीति आयोग के। और CEO के बारे में बात करेंगे तो VVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता क्या है? कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी PC महानलोबिस ने। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि PC महानलोबिस आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से लेकर 1961 तक आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श गांव डी इसका सही जवाब है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मोदी जी ने की थी। किसने की थी? मोदी जी ने। कब की थी भैया इसका उद्घाटन? तो शुरू किया था इनको 2014 में। कब? 2014 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है आपका द हेग में। ठीक है, अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब होती है तो 30 अप्रैल को। कब? 30 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना होती है। अगर बात की जाए इसमें कुल जजों की संख्या कितनी है तो इसमें आपके कुल जज 15 हैं। और नोट कर लेना इनका जो कार्यकाल है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल भैया 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है आपका वियना में, और वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात कर लें कि भाई इसकी स्थापना कब होती है, तो 29 जुलाई, कब? 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने हैं? क्या कुल मेंबर के बारे में बात करें या सदस्य के बारे में बात करें तो कितने सदस्य हैं इसमें? इसमें आपके सदस्य हैं 167 सदस्य हैं। कितने? 167 सदस्य हैं। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोटर गाड़ियों में साइड में वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। जब आप मोटर गाड़ी है या फिर आप एक्टिवा कह लीजिए या फिर आप बाइक कह लीजिएगा, उसको आप चलाते हो तो साइड में आप शीशा लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है ये आपको बता देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल का काम होता है, प्रतापगढ़ कालीन, बरेली में फर्नीचर और सहारनपुर पे कागज का। देखो अगर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, भैया प्रतापगढ़ में आपका आंवला क्या है? आंवला मशहूर है। क्या है भैया? आंवला। और कालीन कहाँ पर है? तो कालीन हो जाएगा आपका कौन सी जगह पर? तो वो हो जाएगा आपका भदोरी। कौन सा हो जाएगा? भदोरी में कालीन का मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, उत्पादन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बरेली को एक और समझ लेना, जैसे झुमके की तरफ चलेंगे या सुरमा की तरफ चलेंगे। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी सहारनपुर में है। कहाँ पर? सहारनपुर में, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29 है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने आपको क्या बताया था? बरेली बताया था ना अभी। बिल्कुल। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? वाराणसी आपकी हथकरघा, क्या? हथकरघा। ठीक है, हथकरघा के लिए आपका वाराणसी प्रसिद्ध है। आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को कहा जाता है। प्रयागराज को, ठीक है, प्रयागराज संगम नगरी, ठीक है, क्या कहा जाता है? संगम नगरी कहते हैं प्रयागराज को। ठीक है, इसका पहला नाम क्या था? तो इलाहाबाद इसका पहला नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें नोट कर लेना जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे सुरमा उद्योग से आपका कौन संबंधित है? बरेली संबंधित है। ब्लैक पार्टी उद्योग आपका आजमगढ़ संबंधित है। कत्था उद्योग के बारे में बरेली संबंधित है। बांसुरी उद्योग के लिए पीलीभीत संबंधित है। प्लाईवुड उद्योग के लिए आपकी सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद और आपका बिजनौर संबंधित है। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा आपका आजमगढ़ हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है ना, घंटी का निशान, उसको ज़रूर दबा लेना, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना वीडियो दिया करेंगे। जब आप रोज़ाना वीडियो मतलब हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, इसलिए आप उस बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। अगर इसका आपको PDF चाहिए, इसका PDF कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगा। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसका हम रिप्लाई आपको तुरंत दिएंगे। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।